आज हम कानून की सबसे शानदार और शायद सबसे अजीब रचनाओं में से एक की कहानी सुनेंगे। ये कहानी है एक कृत्रिम इंसान की। एक ऐसा इंसान जिसका कोई शरीर नहीं, कोई आवाज नहीं, लेकिन वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है, केस कर सकता है और यहाँ तक के लगभग अमर भी हैं। हम बात कर रहे हैं कंपनी की। बिल्कुल। जब हम किसी कंपनी का नाम सुनते हैं, चाहे वो टाटा हो या रिलायंस, तो हमारे दिमाग में एक ब्रांड, एक ऑफिस या शायद एक फैक्ट्री दिखती है। लेकिन कानून की नज़र में ये सब बाद में आता है। सबसे पहले वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जिसे कानून ने बनाया है। और ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब ये सदियों में विकसित हुआ है। ये कृत्रिम इंसान बुरा बर्ताव करता है तो कानून कैसे इसका नकाब उतार देता है? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसी फाउंडेशनल आइडिया पर आते हैं। कानून की किताबों में कंपनी का मतलब क्या है? देखिए, कंपनीज एक्ट की जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो तो बहुत सीधी है। वो बस ये कहता है कि कंपनी वो है जो इस एक्ट या किसी पुराने कंपनी कानून के तहत इनकॉर्पोरेट हुई हो। मतलब रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। हाँ, बस इतना ही। लेकिन इसका जो असली जादू है वो लीगल एक्सपर्ट्स की परिभाषाओं में छिपा है। जैसे प्रोफेसर हानी ने इसे सबसे अच्छे से समझाया कि ये कानून द्वारा बनाया गया एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी अपनी एक अलग पहचान यानी सेपरेट आइडेंटिटी है और ये हमेशा चलती रहती है, जिसे परपेचुअल सक्सेशन कहते हैं। ये सेपरेट आइडेंटिटी वाली बात ही मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेट करती है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने बनाने वालों से, अपने मालिकों से बिल्कुल अलग है। एक एक अलग वजूद। बिल्कुल, यही इसका डीएनए है। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक सदी पुराने केस की कहानी से है। एक साहब थे, मिस्टर सोलोमन, जो जूते बनाने का कारोबार करते थे। उन्होंने अपने कारोबार को अपनी ही एक नई कंपनी सोलोमन एंड को लिमिटेड को बेच दिया। कंपनी के मालिक वो खुद और उनके परिवार वाले थे। अच्छा, तो मतलब उन्होंने एक तरह से खुद को ही अपना बिजनेस बेच दिया, बस एक कंपनी का नाम बीच में डालकर। एग्जैक्टली। फिर कुछ समय बाद कंपनी डूब गई। अब जो लेनदार थे, जिनका पैसा कंपनी पर बकाया था, उन्होंने कहा कि भाई, कंपनी और सोलोमन तो एक ही है, इसलिए सोलोमन को अपनी जेब से हमारा पैसा चुकाना चाहिए। लॉजिकल तो लगता है। हाँ, लेकिन मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्होंने कहा नहीं, कंपनी एक अलग कानूनी व्यक्ति है और मिस्टर सैलोमन एक अलग व्यक्ति है। कंपनी के कर्ज के लिए कंपनी जिम्मेदार है, सैलोमन नहीं। बस इस एक केस ने सेपरेट लीगल एंटिटी के सिद्धांत को पत्थर की लकीर बना दिया। कमाल है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही व्यक्ति कंपनी का मालिक भी हो सकता है, उसका कर्मचारी भी हो सकता है, और अगर उसने कंपनी को लोन दिया है तो वो उसका लेनदार भी हो सकता है। वाह, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कंपनी के अधिकार और उसकी जिम्मेदारियां उसके सदस्यों से पूरी तरह अलग होती हैं और इसी नींव पर इस कृत्रिम इंसान की सारी सुपर पावर्स खड़ी होती हैं। ठीक है। तो ये नींव हो गई। अब इस नींव पर कौन कौन सी अनोखी दीवारें खड़ी होती हैं जो इसे इतना मजबूत और कह सकते हैं कि आकर्षक बनाती हैं? तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी सुपर पावर है परपेचुअल सक्सेशन, जिसे हम एक तरह की अमरता कह सकते हैं। अमरता मतलब आप कह रही हैं कि अगर किसी कंपनी के सारे सदस्य और डायरेक्टर्स मान लीजिए एक प्लेन क्रैश में मारे जाएं, तो भी कंपनी का अस्तित्व खत्म नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। उनके जो वारिस होंगे वो नए सदस्य बन जाएंगे, बोर्ड में नए डायरेक्टर्स आ जाएंगे, लेकिन कंपनी वही रहेगी। जैसा किसी ने कहा था, मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। इसी वजह से तो बड़ी बड़ी कंपनियां 100-200 साल तक चलती रहती हैं। और निवेशकों के लिए जो सबसे बड़ा आकर्षण है वो शायद अगली सुपर पावर है, लिमिटेड लायबिलिटी। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है ना? हाँ, ये एक फाइनेंशियल फायरवॉल की तरह है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक कंपनी के 100 रुपए के शेयर खरीदे हैं और मैंने अभी तक सिर्फ 80 रुपए चुकाए हैं। अब अगर वो कंपनी डूब जाती है और उस पर लाखों का कर्ज है, तो लेनदार मुझसे कितना मांग सकते हैं? शायद वो बचे हुए 20 रुपए। बस सिर्फ वो 20 रुपए। मेरी जिम्मेदारी वहीं तक सीमित है। लेनदार मेरे घर, मेरी कार या मेरे बैंक अकाउंट पर हाथ नहीं डाल सकते। यही लिमिटेड लायबिलिटी है और इसी ने लोगों को बड़े बिजनेस में पैसा लगाने का हौसला दिया, क्योंकि उनका पर्सनल रिस्क बहुत कम हो गया। लेकिन एक सवाल है, क्या इसका गलत फायदा नहीं उठाया जा सकता?
मतलब मैं जानबूझकर एक कंपनी बनाऊं, भारी कर्ज लूं और फिर कह दूं कि मैं तो सिर्फ अपने शेयर की कीमत के लिए जिम्मेदार हूं। बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर कॉर्पोरेट वेल का सिद्धांत काम आता है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। कानून आपको एक ढाल देता है, लेकिन उस ढाल का इस्तेमाल धोखाधड़ी के लिए करने की इजाजत नहीं देता। ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। और बाकी फीचर्स जैसे प्रॉपर्टी और शेयर्स का क्या होता है? अगर मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि उस कंपनी के बिल्डिंग का एक कोना मेरा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर सेपरेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आता है। कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीदती है, बेचती है और रखती है। वो प्रॉपर्टी कंपनी की होती है, उसके शेयर होल्डर्स की नहीं। और शेयर्स? और रही बात शेयर्स की, तो ट्रांसफरेबल शेयर्स भी एक बड़ी खूबी है। एक पब्लिक कंपनी के शेयर्स आप स्टॉक मार्केट में आसानी से खरीद बेच सकते हैं, जिससे बिजनेस में पैसा आता जाता रहता है, जिसे लिक्विडिटी कहते हैं। तो ये वो क्लासिक सिद्धांत हैं जिन पर कंपनी का पूरा ढांचा खड़ा है। लेकिन 2013 में भारत ने 1956 के पुराने एक्ट को हटाकर एक बिल्कुल नया कंपनीज एक्ट लागू किया। इस बड़े बदलाव की, इस सॉफ्टवेयर अपग्रेड की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 1956 से 2013 के बीच दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। टेक्नोलॉजी आ गई थी, बिजनेस ग्लोबल हो गए थे और सत्यम जैसे बड़े कॉर्पोरेट स्कैंडल्स ने ये दिखा दिया था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पारदर्शिता और शेयर होल्डर्स के हितों की सुरक्षा के लिए मजबूत कानूनों की जरूरत है। 2013 का एक्ट इसी नई हकीकत का जवाब था। अच्छा, और इस नए अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर में कौन से नए फीचर्स डाले गए जो पहले नहीं थे? कई क्रांतिकारी फीचर्स थे। सबसे पहले तो 1 पर्सन कंपनी यानी ओपीसी का कॉन्सेप्ट आया। ये छोटे उद्यमियों और सोलो एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक गेम चेंजर था। हाँ, क्योंकि पहले तो कम से कम 2 लोग चाहिए होते थे। बिल्कुल, ओपीसी ने एक अकेले व्यक्ति को भी लिमिटेड लायबिलिटी और सेपरेट एंटिटी जैसे फायदे दिए और देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक बहुत बड़ा बूस्ट दिया। और एक चीज जो बहुत चर्चा में रही, CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, ये एक बहुत बड़ा और कुछ हद तक विवादास्पद कदम था। भारत दुनिया का पहला देश बना जिसने CSR को कानूनी तौर पर अनिवार्य किया। इसके तहत एक निश्चित साइज की कंपनियों को अपने पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2% सामाजिक कार्यों पर खर्च करना जरूरी हो गया। इसने कंपनियों की सोच को बदला कि अब वो सिर्फ मुनाफा कमाने वाली मशीनें नहीं हैं, बल्कि समाज के प्रति उनकी एक जिम्मेदारी भी है। इस अपग्रेड ने बोर्डरूम के अंदर भी कुछ बदलाव किए, मतलब गवर्नेंस के लेवल पर। बिल्कुल, कंपनियों में विविधता और जवाबदेही बढ़ाने पर जोर दिया गया। कुछ कंपनियों के लिए अपने बोर्ड में कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर रखना अनिवार्य किया गया। साथ ही रेजिडेंट डायरेक्टर का प्रावधान भी लाया गया। अच्छा, वो वाला कि एक डायरेक्टर भारत में रहना चाहिए। हाँ, कि हर कंपनी में कम से कम एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो साल में 182 डेज से ज्यादा भारत में रहा हो, ताकि ऐसा ना हो कि कंपनी यहाँ काम कर रही है और उसके सारे कर्ता धर्ता देश के बाहर बैठे हैं। और छोटे निवेशकों के लिए क्या उन्हें कोई नई ताकत दी गई? हाँ, और ये बहुत जरूरी था। क्लास एक्शन सूट्स का अधिकार दिया गया। इसका मतलब है कि अगर कंपनी या उसका मैनेजमेंट कुछ गलत कर रहा है तो आप बहुत सारे छोटे शेयर होल्डर्स मिलकर एक साथ केस फाइल कर सकते हैं। पहले एक छोटा निवेशक बड़ी कंपनी के खिलाफ लड़ने की सोच भी नहीं सकता था, लेकिन अब समूह में उन्हें एक नई ताकत मिल गई। तो अब उस सवाल पर वापस आते हैं जो मैंने पहले पूछा था। जब कोई इस लिमिटेड लायबिलिटी की ढाल का या कंपनी के पर्दे का गलत इस्तेमाल करता है, तब कानून क्या करता है? यहीं पर लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट आता है ना? सही। कॉर्पोरेट वेल या कॉर्पोरेट पर्दा कंपनी और उसके सदस्यों के बीच का वही काल्पनिक पर्दा है। ज्यादातर समय कानून इस पर्दे के पार नहीं देखता, लेकिन जब अदालत को लगता है कि इस पर्दे के पीछे छिपकर कोई धोखाधड़ी, टैक्स चोरी या कानून से बचने की कोशिश कर रहा है, तो वो इस पर्दे को, इस नकाब को उठा देती है और पीछे के असली इंसानों को जिम्मेदार ठहराती है। क्या हमारे पास इसके कुछ असली उदाहरण हैं जहां अदालतों ने वाकई ऐसा किया हो? हाँ, कई क्लासिक मामले हैं। एक मामला टैक्स से जुड़ा है। एक बहुत अमीर व्यक्ति थे सर डिनशॉ। उन्होंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट इनकम पर टैक्स बचाने के लिए 4 अलग-अलग कंपनियां बना दी। अच्छा। और सारी कमाई उन कंपनियों के नाम कर दी। जब मामला कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने कहा, ये कंपनियां कुछ नहीं, बस आपकी ही एक परछाई हैं। उन्होंने चारों कंपनियों के पर्दे हटा दिए और सारी इनकम को सर डिनशॉ की पर्सनल इनकम मानकर उस पर टैक्स लगा दिया। यानी टैक्स चोरी के लिए आप कंपनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और धोखाधड़ी के मामलों में उसके लिए गिलफर्ड मोटर कंपनी का केस मशहूर है। एक कर्मचारी था, हॉर्न।
उसने अपनी पुरानी कंपनी छोड़ते वक्त वादा किया था कि वो उनके ग्राहकों को नहीं तोड़ेगा, लेकिन उसने चालाकी की। उसने अपनी पत्नी के नाम पर एक नई कंपनी बनाई और उसके जरिए पुराने ग्राहकों से संपर्क करने लगा। जब उसे पकड़ा गया तो उसने कहा, मैं नहीं, मेरी कंपनी ये कर रही है। कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया और कहा कि यह कंपनी सिर्फ एक धोखा है जो एक कानूनी जिम्मेदारी से बचने के लिए बनाई गई है। ये तो बहुत दिलचस्प है। यहाँ तक कि कंपनी का असली चरित्र, मतलब वो दोस्त है या दुश्मन, ये तय करने के लिए भी पर्दा उठाया गया है। हाँ, ये प्रथम विश्व युद्ध के समय का एक मामला है। एक टायर कंपनी इंग्लैंड में रजिस्टर थी, लेकिन उसके सारे शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स जर्मनी में थे, जो उस वक्त इंग्लैंड का दुश्मन देश था। तो सवाल उठा कि क्या इस कंपनी को एनिमी कंपनी माना जाए। अदालत ने कॉर्पोरेट वेल को हटाकर देखा कि असली कंट्रोल किसके हाथ में है। जब पता चला कि कंट्रोल दुश्मन देश के लोगों के पास है, तो उसे एनिमी कंपनी घोषित कर दिया गया। ठीक है, एक आखिरी सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है, क्या ये आर्टिफिशियल पर्सन यानी कंपनी देश की नागरिक सिटीजन भी है? नहीं, ये बहुत साफ है। कानून की नज़र में कंपनी एक लीगल पर्सन है, लेकिन सिटीजन नहीं। भारतीय नागरिकता कानून सिर्फ इंसानों को, यानी नेचुरल पर्सन्स को ही नागरिकता देता है। इसका व्यावहारिक मतलब क्या है? मतलब इससे कंपनी के अधिकारों पर कोई असर पड़ता है? बिल्कुल। संविधान के कुछ मौलिक अधिकार, जैसे आर्टिकल 19, जो बोलने की आज़ादी या कोई भी व्यापार करने की आज़ादी देता है, वो सिर्फ नागरिकों के लिए हैं, इसलिए वो कंपनियों को नहीं मिलते। अच्छा। हालांकि आर्टिकल 14, जो कानून के सामने बराबरी की बात करता है, वो हर पर्सन पर लागू होता है, चाहे वो असली इंसान हो या कृत्रिम। इसलिए ये अधिकार कंपनियों को मिलता है। और एक आखिरी कंफ्यूजन जो लोगों को होता है, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट में क्या फर्क है? इसे एक आसान एनालॉजी से समझते हैं। हर कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, जैसे हर सेब एक फल होता है। लेकिन हर बॉडी कॉर्पोरेट एक कंपनी नहीं है। वैसे ही जैसे हर फल सेब नहीं होता, वो केला भी हो सकता है। बॉडी कॉर्पोरेट एक ज्यादा बड़ा शब्द है। इसमें भारत में बनी कंपनियां तो आती ही हैं, साथ ही भारत के बाहर बनी कंपनियां भी शामिल हैं। अच्छा, तो मतलब इन्फोसिस जो भारत में बनी है वो एक कंपनी भी है और बॉडी कॉर्पोरेट भी, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट जो अमेरिका में बनी है, वो भारत के कानून के लिए एक बॉडी कॉर्पोरेट तो है, लेकिन कंपनी नहीं। समझ गया। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि एक कंपनी सिर्फ बिजनेस करने का एक ढांचा नहीं है, बल्कि कानून की दुनिया में एक जटिल और आकर्षक रचना है। एक कृत्रिम व्यक्ति जिसे अमरता और एक वित्तीय सुरक्षा कवच जैसी शक्तियां दी गई हैं ताकि बड़े पैमाने पर बिजनेस हो सके और अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। और 2013 के एक्ट ने इस रचना को आज के जमाने के हिसाब से अपग्रेड किया, जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और सामाजिक उत्तरदायित्व पर बहुत जोर है। साथ ही कॉर्पोरेट वेल का सिद्धांत हमें ये भी याद दिलाता है कि कानून द्वारा दी गई कोई भी ढाल असीमित नहीं होती और उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए भी मजबूत तंत्र मौजूद हैं। आज हमने एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के बारे में बात की, जिसे इसानों ने बनाया है। अब एक सवाल भविष्य के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे बढ़ रही है और ज़्यादा ऑटोनोमस होती जा रही है, क्या भविष्य में कभी ऐसा समय आ सकता है जब हमें एआई को भी किसी प्रकार का कानूनी व्यक्तित्व यानी लीगल पर्सनालिटी देने पर विचार करना पड़े, ठीक वैसे ही जैसे सदियों पहले कंपनियों के लिए किया गया था? इस पर ज़रूर सोचिएगा।